बड़े भाई तुम्हें सुन नहीं सकते, इसलिए तुम्हें लगातार बात करनी होगी। वो एक घमंडी एक्सप्रेशन के साथ बैठा था। उसने जल्दी से सिर झुकाया और अपनी गलती मान ली। सॉरी, बिग ब्रदर। मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी सजा स्वीकार करती हूँ। तभी उसके फोन से कुछ डिंग की आवाजें आईं, जिसने उसका ध्यान खींचा। मिनियन, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं सिर्फ मस्ती के लिए लाइव स्ट्रीम करता हूँ। मुझे कोई गिफ्ट या बेनिफिट नहीं चाहिए। अगर तुम्हें असुविधा है तो मैं रिफंड कर सकता हूँ। उसने सोचा, रिफंड? ये कोई लिंक स्कैम तो नहीं? वो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर जल्दी से रिप्लाई किया, जरूरत नहीं, ये तो बस थोड़ी सी अमाउंट है। आईपी एड्रेस 256 फॉलो कर रहा था। 166 फॉलोअर्स थे। मेरिनियन ने देखा कि उसका IPW चंग से है। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मील पर ट्रीट देती हूँ, दोस्त बन जाते हैं। उसने ठुड्डी पर हाथ रखकर सोचा, कहीं ये इसलिए तो नहीं कि मैंने इतने सारे गिफ्ट भेजे तो ये बड़ी मछली पकड़ने के लिए जाल डाल रही है। आखिरकार फीमेल स्ट्रीमर बहुत चालाक होती है। लेकिन फ्री खाना मिस करना भी बेकार होगा, उसने जवाब दिया। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मेरिनियन के घर में एक ड्रेसिंग रूम में जहां चारों तरफ डिजाइनर बैग्स रखे थे, एक मिडलेज महिला जो अब भी खूबसूरत थी, गुस्से में बोली, तू इतनी एहसान फरामोश बेटी है, अपनी माँ को यूं छोड़कर हमेशा उस लाइव स्ट्रीम में बिजी रहती है। तभी मिनियन मुस्कुराते हुए बाहर आई। वो तो मेरा काम है ना माँ। जैसे ही फ्री होती हूँ तुम्हारे पास आती हूँ। उसने प्यार से माँ का हाथ पकड़ा और बोली, मैं तुम्हारा ख्याल कैसे नहीं रख सकती प्यारी माँ। माँ ने प्यार से डांटा, काम काम काम। क्या तुम्हारे परिवार के हर महीने के कुछ मिलियन रिचार्ज क्रेडिट्स काफी नहीं है? ये जो तुम्हारा परबा टूर्मलाइन स्टोन है, इसकी कीमत 4.3 मिलियन रिचार्ज क्रेडिट्स तक है। मेरे लाइव स्ट्रीम इनकम से तो मैं इसे जिंदगी भर नहीं खरीद सकती, बेटी ने मासूमियत से कहा। काम सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता माँ, पैशन भी मायने रखता है। और हाँ, आज जैसे दिलचस्प लोग भी मिलते हैं। उसने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ इशारा किया जहां उतो के साथ की चैट थी। मिसेज लिन ने बात बदल दी, मैं इन सब बातों पर बात नहीं करना चाहती। वो मैचमेकिंग मीटिंग याद है ना? सामने वाला नया कॉर्पोरेशन का यंग मास्टर है। ध्यान देना। माँ, मुझे अभी इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो उठ गई। ठीक है, मैं बस संदेश पहुंचा रही थी, बाकी अपने पिता को बता देना। उधर युद्ध के अपार्टमेंट में वो घर से निकल चुका था। पेट मलते हुए बोला, लगता है भूख लग गई है। चलो ओल्ड काउ के यहाँ कुछ खा लेता हूँ। उसके दिमाग में फ्राइड स्क्यूअर्स, टोस्ट और बियर की तस्वीर घूमने लगी। उसने सोचा, वाह, कितना मजा आएगा। ये सोचते हुए मुंह में पानी आ गया। वो जल्दी से ओल्ड काउ के फ्राइड फूड स्टॉल पहुंचा। तभी किसी की आवाज आई, सिस्टर, क्या किराया कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? वो गिड़गिड़ाया, अभी हालात ठीक नहीं है, पैसे मिलते ही चुका दूंगा। सामने खड़ी बूढ़ी औरत बोली, अभी भी रियायत की बात करता है? मैं चैरिटी चलाती हूं क्या? अगर किराया नहीं दे सकता तो निकल जा। पुराने किराए के बदले में ये सारे उपकरण अपने पास रख लूंगी। बूढ़ा CEO घबरा गया। क्या? उसने कुछ कहने से पहले ही वो किसी को बुला लाई, सब उठा ले जाओ। रुको, ये ओवन कस्टम मेड है, बहुत महंगे है। मैं बस किराया ही तो बकाया हूं। वो बोली, चुप, ये कबाड़ कोई खरीदेगा भी नहीं। इसे लेकर ही तू खुश रह, वरना कुछ भी नहीं बचता। तभी एक जवान लड़के ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पर गिर गया। उसी वक्त किसी ने उसका कंधा मजबूती से पकड़ा। वो सन्न रह गया, पीछे मुड़ा तो कांप उठा। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? कितना किराया बाकी है? मैं दे देता हूं, उतो ने ठंडे स्वर में कहा। मालकिन भौहें सिकोड़ते हुए बोली, तुम कौन हो? तुम दे भी दो तो भी मैं नहीं मानूंगी। वो बोली, मैंने दया दिखाकर इसे इतनी कम कीमत में दुकान किराए पर दी। उसने हाथ बांधते हुए कहा, अब ये इलाका नेशनल कमर्शियल सिटी बनने वाला है, ऐसे में मैं किराया क्यों न बढ़ाऊं? बूढ़े ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो चीखी, मुझे परवाह नहीं, ये तीनों दुकानें मेरी है। अब बड़े ब्रांड यहाँ 20,000 रिचार्ज क्रेडिट्स में किराया देना चाहते हैं। उतो ने फोन निकाला और कॉल लगाई। हेलो, डायरेक्टर फुजिवारा, अगर आप 30,000 से 50,000 रिचार्ज क्रेडिट्स महीना देना चाहे तो बात हो सकती है। वो औरत लालच में बोली, अच्छा, इतना जल्दी डील हो गई। उतो ने उसे नजरअंदाज किया और फोन पर बोला, इतनी घटिया मालकिन, अब बात खत्म। ये जगह अब मेरी है, उसने ठंडे आत्मविश्वास से कहा। तेरी?
तू होता कौन है ये कहने वाला? मैं वो नहीं जो सेकंड हैंड दुकानों पर जिंदा है। मैं असली मालिक हूं और किसी कीमत पर नहीं बेचूंगी। वो चीखी और अपने आदमियों से बोली, क्या देख रहे हो? सब उठाओ। लेकिन उतो ने चुपचाप उनके दो गुंडों को उड़ा दिया। वो औरत डर के मारे चिल्लाई, क्या करने वाले हो? मैं पुलिस को बुला लूंगी। उतो ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ दुकान का इस्तेमाल करने का अधिकार था। अब जब क्रेन्स आ गई है और मैंने इस पूरी कमर्शियल स्ट्रीट की जमीन खरीद ली है, तो अब ये सब मेरा है। तभी कंस्ट्रक्शन टीम आई। बॉस, आदेश दे। वो औरत डर गई। तुम लोग क्या करने वाले हो? उतो बोला, अगर मैं चाहूं तो अभी ये जगह खुदवा दूं और महीनों बंद रख दूं। देखता हूं फिर कौन किराया देगा। थोड़ा नुकसान ही तो होगा, लेकिन मैं 200 का झटका सह सकता हूं। 200? वो हकबका गई। क्या मतलब 200 मिलियन रिचार्ज क्रेडिट्स? वो घुटनों पर गिर गई। बड़े भाई, माफ कर दो। हमारा नुकसान हुआ है। हम बस किराए से जी रहे हैं। उतो ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या करना चाहिए? वो रोते रोते बोली, आज से किराया आधा कर दूंगी और बिजली पानी फ्री। ठीक है। समझदार हो, उतो ने कहा। तभी नोटिफिकेशन बोर्ड चमका। रिवॉर्ड, नोज ऑफ द ग्रेट ग्रीवेंस मास्टर अनलॉक्ड। मेन क्वेस्ट, एस्टैब्लिश कंपनी एंड फाइट करप्ट बिजनेसेस। उसने सोचा, अब क्या? कुछ देर बाद सब शांत हो गया। वहीं ओल्ड काउ ने गर्म स्क्यूअर्स और बियर निकाली। आज मेरी तरफ से। खुलकर खाओ पियो। उतो, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना फॉर्मल क्यों? मुझे बॉस मत बुलाओ। बस मेरे लिए रात की लेट स्नैक बना देना। तुम्हारा खाना अब भी बेस्ट है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि ओल्ड काउ शर्माते हुए सिर खुजाने लगा। मैं शेखी नहीं बघा रहा, लेकिन हमारे परिवार की ये सीक्रेट रेसिपी कई दशकों से चली आ रही है। इस चुनौती को पार करने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने बिजनेस को जरूर बड़ी सफलता तक ले जाऊंगा। तभी एक औरत की आवाज आई, वाह, इतने बड़े बॉस होकर तुमने मुझे बुलाया तो सिर्फ स्क्यूअर्स खिलाने के लिए। लेकिन मानना पड़ेगा, टेस्ट बुरा नहीं है। वो यानोगी थी। उसने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, पर मन ही मन सोचा, अगर इसे पता चले कि ये बारबेक्यू मुझे 200 मिलियन रिचार्ज क्रेडिट्स में पड़ा है, तो पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा। उसने सोचा, लगता है ये मेरा मेन क्वेस्ट है, अपने आसपास के लोगों को ठगों और बुरे लोगों से बचाना। लेकिन अभी तक ग्रेट ग्रीवेंस मास्टर्स ऑरा तो एक्टिव नहीं हुई। वो अचानक आगे झुका, अपना चेहरा उसके बहुत पास ले गया और होंठ सिकोड़ लिए। यानोगी झेंप गई, क्या कर रहे हो? यहां बहुत लोग हैं। फिर धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो घर चलकर धीरे धीरे सूंघ लेना। वो बिना एक्सप्रेशन बदले गंभीरता से बोला, यानोगी, असल में आज मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि मैं एक नई कंपनी शुरू करना चाहता हूं और मुझे लोकेशन व ऑफिस इक्विपमेंट जैसी शुरुआती तैयारियों में तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। ग्लास उठाते हुए बोली, तो मतलब तुम मुझे अपनी असिस्टेंट मानते हो? ठीक है, लेकिन बताओ, किस तरह की कंपनी खोलने वाले हो? लोकेशन या इक्विपमेंट के लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट? वो बोला, उसके ग्लास में वाइन डालते हुए, अभी तय नहीं किया है कि किस टाइप की कंपनी होगी। शायद कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी। जितना महंगा ऑफिस और इक्विपमेंट होगा उतना बेहतर। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे किसी विचार में खो गया हो। फिर उसने सोचा, अगर यानोगी शॉपिंग में किसी ठगी का शिकार होने वाली हो और मैं उसे बचा लूं, तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा? दोनों ने ग्लास टकराए। यानोगी बोली, ठीक है, मुझे कंपनी स्टार्ट करने का एक्सपीरियंस है। मैं गारंटी देती हूं सब वैल्यू वाजिब होगी। उसने समझाया, बस पैसों की ताकत पर मत चलना, आगे कई जगह काम आएगा। वो ओल्ड काउ की ओर मुड़ी, बॉस, 5 पिग किडनी और कुछ चिबिव्स पैक कर दो, एक्स्ट्रा स्पाइसी। अभी लाया, ओल्ड काउ बोला। उतो पसीना पोंछते हुए हंस पड़ा, ये क्या कर रही हो? देर रात दोनों घर पहुंचे। घर के बाहर ही एक दूसरे को कसकर गले लगाया और जोश से किस किया। यानोगी बोली, तुम तो बहुत बेदिल हो। मैं कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूं और तुम किसी और को देखने चले गए। वो हैरान हुआ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसने मोहक आवाज में कहा, तुम्हारे परफ्यूम से तो साफ पता चल रहा है। खैर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब जरूरत पड़े तो मेरे साथ रहकर मेरी रिचार्ज कर देना। ठीक है, उतो बोला। यानोगी ने मीठे लहजे में कहा, तो चलो, वापस कमरे में चलते हैं। दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए, बिना ये देखे कि पीछे एक परछाई उनका पीछा कर रही थी। तभी नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, स्किल एक्टिवेटेड।
माई आइज आर द रूलर। उतो ने पीछे देखा और गौर किया कि वो साया कुछ दूरी पर लगातार चल रहा है। लगता है कोई पीछा कर रहा है, उसने कहा और यानोगी का हाथ पकड़ लिया। रुको यानोगी, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद खराब स्क्यूअर्स खा लिए। आज नहीं हो पाएगा, तुम पहले जाओ, वो झेंपते हुए बोला। यानोगी नाराज होकर बोली, डॉगी आदमी, अगली बार तुम्हें डबल पेमेंट देनी पड़ेगी, भागना नहीं। ठीक है, पक्का, उसने हंसते हुए कहा। वो चली गई। उतो ने मुड़कर जोर से कहा, अब बहुत देर से पीछा कर रहे हो, सामने आ जाओ। एक लंबा, डरावना आदमी सामने आया, जिसके चेहरे पर लंबा निशान था। दिखने में सभ्य लेकिन आंखों में खौफनाक चमक थी। दूसरों के मामलों में नाक मत घुसाओ, वरना सबक सिखा दूंगा। उसके आदमियों ने बेसबॉल बैट निकाले और हमला कर दिया। उतो फुर्ती से बचा और एक हथियार छीन लिया। लड़ते हुए सोचा, इतनी ताकत कहाँ से आ गई। फिर बोला, मैंने स्ट्रेंथ पिल ली है, फिर भी मुश्किल से टिक पा रहा हूं। वो पीछे हट गया। शायद कुछ गलतफहमी है, हिंसा की जरूरत नहीं। लो कुछ पैसे ले लो, मामला खत्म। लेकिन तभी किसी ने उसके हाथ से नोटों का बंडल झटक दिया। सामने वाला आदमी हंसते हुए बोला, पैसे अब काम नहीं आएंगे, तू जानता भी नहीं कि किससे उलझ गया है। अब यहां कोई नहीं आएगा बचाने। वो चाकू लेकर झपटा। सीख ले, दूसरों के काम में टांग मत अड़ा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी मसल्स तो काफी सख्त है। अचानक कुछ लोग वहां आ गए, हंसते बोलते हुए, वाह, ये तो असली फाइट लग रही है। सुना था यहां शूटिंग चल रही है, चलो हम भी एक्टिंग कर ले। पहले पैसे दो, फिर सीन करे। अरे मैं ठग नहीं हूं, एक बूढ़ी औरत बोली। चलो अच्छा काम कर रहे हो, सबको 200-200 दो। तभी यानोगी वहां पहुंची, एक मोटी गड्डी पकड़े हुए। वाह यानोगी, उतो बोला। उसने पैसों की गड्डी हवा में उछाली। सोचा था मुझे बेवकूफ बना लोगे, मैं दुनिया देख चुकी हूं, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। आसपास के लोग खुश होकर बोले, अरे हमें तो पैसे मिले हैं, अब तो बढ़िया एक्टिंग करेंगे। एक बुजुर्ग बोला, पोते, देखो दादी टीवी पर आई है। वो स्कार वाले गुंडे डर गए और बोले, चलो भागो। सब हड़बड़ी में भाग निकले। लोग हैरान थे, अरे ये सब भाग क्यों गए, क्या शूटिंग खत्म? यानोगी मुस्कुराई, सॉरी आंटी, आज का सीन यही खत्म, अगली बार बुलाऊंगी। भीड़ छंट गई और उतो गहराई से सोच में पड़ गया। ये तीनों लोग शायद इतने सिंपल नहीं है। अगली सुबह बैंक में एक क्लर्क ने जम्हाई ली, इतनी नींद आ रही है, अच्छा हुआ लेट नहीं हुई। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, तुम लड़की, ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? वो इतनी डर गई कि उसके मुंह में का कॉफी बाहर निकल गया। एक बैंक कर्मचारी के लिए पर्सनल स्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तुम इतनी लेजी और नेग्लिजेंट कैसे हो सकती हो? ग्राहक अपने पैसे तुम जैसे लोगों पर कैसे भरोसा करेंगे? उसके पीछे के स्टाफ आपस में बातें करने लगे। एक व्यक्ति ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, सर्विस इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तुम बैंक को रिप्रेजेंट करती हो, समझी? आजकल के यंगस्टर्स में हमारी तरह जिम्मेदारी नहीं है। क्लर्क घबरा गई और उसके माथे पर पसीना आ गया। ये लोग कौन है? मेरे छोटे से बैंक में सब क्यों आ गए? तभी फुजिवारा आई और बोली, मदद चाहिए। उसने परिचय कराया, ये है प्रेसिडेंट यामाडा, डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर, और उनके साथ है मैनेजर्स तो, मॉर्गन बैंक के चाइना रीजन के इंचार्ज, और आखिर में एबीसी ट्रस्ट कंपनी के डायरेक्टर। क्लर्क तुरंत हैरान रह गई, सभी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बड़े लोग ये यहां क्यों आए हैं? फुजिवारा ने कहा, सभी लोग इतने बड़े नाम हैं, दरवाजे पर खड़े होना ठीक नहीं, चलिए वीआईपी रूम में चलकर बैठते हैं। जैसे ही सीईओ मत्सुशिमा आएंगे, मैं आपको बता दूंगी। किसी ने कहा, उसने एक रात में इतना बड़ा एक्विजिशन किया है, जरूर कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। मॉर्गन बैंक उसे अपने हाथ से नहीं जाने देगा। तीनों आपस में चर्चा करने लगे। ये देखकर क्लर्क बोली, तो ये सब उस डायरेक्टर की वजह से है? फुजिवारा ने कहा, हम तुम्हारी स्टाफ ट्रेनिंग में भी मदद कर सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। फिर वो बोली, नत्सुकी, अब तुम डेप्यूटी डायरेक्टर हो, तो सीनियर से सीखो। क्लर्क चौंक गई और झट से झुकी। धन्यवाद सीनियर्स आपके मार्गदर्शन के लिए। सब हैरान रह गए। डेप्यूटी डायरेक्टर, इतनी यंग? किसी ने ताना मारा, मिस्टर फुजिवारा, आपकी डिसिप्लिन कहाँ गई? फुजिवारा ने जल्दी से माहौल संभाला, ऐसी बातें मत करो। तभी किसी ने पूछा, वो डेप्यूटी डायरेक्टर बनी कैसे? नत्सुकी ने ध्यान नहीं दिया। उसका फोन बजा।
मिस्टर मत्सुशिमा, आप 597 और जमा करवाना चाहते हैं। ठीक है, बैंक आपकी लोकेशन पर सर्विस भेज सकता है। सबने सुना तो चौंक गए। सीईओ मत्सुशिमा, वही 597 वाले। फुजिवारा ने माथा पकड़ा। वो सीईओ से डायरेक्टली डील करती है। अब समझे डेप्यूटी क्यों बनी। सब तुरंत उसकी तारीफ करने लगे। मिस नत्सुकी, आप तो हमारी प्राइड है। मिस्टर मत्सुशिमा से कहाँ मिली? डिनर पे चलिए, सब डिटेल बताइए। सूरज की रोशनी ऊंची इमारतों पर चमक रही थी। नत्सुकी हांफते हुए उतो के ऑफिस के सामने पहुंची। उसने पानी की बोतल दी। तुमने मेहनत की, लो पानी पी लो। उसने बोतल ली और कहा, मिस्टर मत्सुशिमा की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब जरूरी था। पानी पीते हुए उसने सोचा। 3 गाड़ियां बदली, 4 गलियां पार की, इन बिग शॉट से बचने के लिए। उधर उतो सोच में पड़ा। इतने लोग मेरा पीछा कर रहे थे, पर कल वाले 3 लोग तो ये फाइनेंशियल जायंट्स नहीं हो सकते। क्या वो वही स्ट्रीमर थी जिसे मैंने पीके में हराया था? तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मेरिनियन का मैसेज था। शाम 6 बजे, मोना रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मुझे उससे कोई क्लू मिले। दोपहर में उतो मोना रेस्टोरेंट पहुंचा। वेटर ने झुककर पूछा, सर, आप किसी से मिलने आए हैं या डिनर करेंगे? उसने सिर खुजाया। सच कहूं तो मुझे उसका असली नाम नहीं पता। क्या मैं उसका निकनेम ले सकता हूं? वेटर ने कहा, अगर आपने टेबल बुक नहीं की तो मैं आपको खाली टेबल दिखा सकता हूं। तभी मैनेजर आया और चिल्लाया, क्या कर रहे हो तुम? मिस की फेवरेट वीआईपी रूम है, लिली ऑफ द वैली। कितनी बार बताया है, गलत बुकिंग मत करना। जॉब चाहिए या नहीं? वेटर डर गया। सॉरी मैनेजर, मैं अभी चेंज करता हूं। और वो भाग गया। मैनेजर चिल्लाता ही रहा, अगर ये कस्टमर चला गया तो तुम्हें बेच देने पर भी नुकसान की भरपाई नहीं होगी। उतो ने उसकी तरफ देखा तो उसने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या देख रहे हो? यहां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं मिलती, निकलो यहां से। उसने सोचा, ऐसे फटेहाल कपड़ों में आया है और खुद को कस्टमर समझ रहा है, क्या बेवकूफ है। तभी उतो का फोन बजा। उसने उठाया तो सामने मेरिनियन थी। हेलो भाई, कहाँ हो? उसने जवाब दिया, मैं होटल लॉबी में हूं। मैनेजर अभी भी गालियां दे रहा था। फोन करना है तो बाहर जा, निकलो यहां से। तभी एक हाथ ने धीरे से उतो के कंधे पर थपकी दी। हेलो, मेरिनियन ने हाथ हिलाया। तुम सही हो, मैं इत्तो मोरी कोल हूं, जिसे लोग मेरिनियन कहते हैं। मैनेजर ने उसे देखा तो ठंडा पसीना छूट गया और हकलाते हुए बोला, मिस इत्तो, ये आपके गेस्ट है? उसने जवाब दिया, हाँ, क्यों? उतो ने भी कहा, मैं कस्टमर हूं, सिक्योरिटी जॉब के लिए नहीं आया। मैनेजर का रवैया तुरंत बदल गया। सिर खुजाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है, मुझे पहचान नहीं हुई। उतो ने कहा, कोई बात नहीं, बताइए कहाँ बैठना है। पर मन में उसने सोचा, कितना चापलूस आदमी है, इससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। मेरिनियन ने मजाक में कहा, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें थाइस इतने पसंद है कि सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तक के लिए तैयार हो गए। मैनेजर बोला, मिस इत्तो, आपके पसंदीदा वैली फ्लावर पॉट वाले लिए आज तैयार है। मेन्यू आज भी वही रहेगा? उसने कहा, हाँ। फिर उतो से पूछा, और आप? बिग ब्रदर? उसने झुंझलाकर कहा ना, मेरा नाम उतो है, बिग ब्रदर की जरूरत नहीं। वो शर्मा गई और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो तुम्हें ऐसे बुलाना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर उतो ने मैनेजर की तरफ मुड़कर कहा, मैं ऐसे जगह पर पहली बार आया हूं, जैसा ये कहे वैसा ही करो। मैनेजर ने मन ही मन सोचा, देखा, औरत के पैसे पर पलने वाला लड़का है। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मिस इत्तो, आपकी पसंद की वाइन कार्डी वही लाऊं? मेरिनियन ने उतो से पूछा, मिस्टर उतो, आप पीते हैं? उसने थोड़ी पर हाथ रखकर कहा, वाइन? मैं पीने का आदी नहीं हूं। कोका कोला है क्या? मैनेजर के चेहरे पर नाखुशी दिखी पर बोला, ठीक है, हमारे यहाँ कोका कोला ऑर्डर करने वाले बहुत कम कस्टमर होते हैं। वैसे वाइन और कोका कोला का कॉम्बिनेशन अजीब है। उतो ने ठंडे स्वर में कहा, या नहीं? उसका लहजा देखकर मैनेजर तुरंत बोला, अगर चाहिए तो जरूर मिलेगा। वह जाते जाते मन ही मन हंसा। सिर्फ मिस इत्तो की वजह से इतना अकड़ रहा है, खुद को बहुत बड़ा समझता है। फिर उसने बगल में बैठे जोड़े को देखा और सोचा, आजकल तो ऐसे घटिया लोग भी आ जाते हैं। उतो एक कोने में बैठा सोच रहा था, वेंकी टॉप ब्यूटीज कहाँ है? उसने मेरिनियन की तरफ देखा, शायद बस वही ठीक है। उसने धीरे से खुद से कहा, अब मुझे दानदीन पर भरोसा करना होगा। वो नखरे से बोली, तुम बहुत परेशान करते हो, मुझे फिर ऐसे कामों में क्यों डालते हो? तभी वेटर ने कहा, मिस इत्तो, ये रहा आपका ऑस्ट्रेलियन किंग क्रैब।
मेरिनियन खड़ी हुई। मिस्टर उतो, मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही हूं। आप खाना शुरू करें, उसने झिझकते हुए कहा। थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? दांदी ने मौका देखकर पास आकर कहा, क्या ये ऑस्ट्रेलियन किंग क्रैब है? कितनी बड़ी और टाइट टांगे है। वो शर्माते हुए बोली, थोड़ा मुझे भी खिलाओगे? उतो ने हैरानी से कहा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं? दांदीन ने सिर हिलाया। हाँ, थोड़ा ही। उतो ने व्यंग्य में कहा, लगता है ऐसे लग्जरी होटल में भी भिखारी आते हैं। वो गुस्से में बोली, तुम सोचते हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती? अब खुद ही खाओ, कहकर चली गई। तभी अचानक दांदीन ने शर्माते हुए कहा, क्या तुमने मेरा बच्छुआ? उतो चौंक गया। क्या? मैंने? वो बोली, और कौन करेगा? उतो बोला, दीदी, मैंने नहीं छुआ। वो बोली, कंजूस भी और गंदे काम भी करता है। उसने गिलास उठाकर पानी फेंकते हुए कहा, बहुत घटिया आदमी हो। लेकिन उतो झुक गया और पानी नीचे बैठे आदमी पर गिर गया। वो चिल्लाया, मेरी विग। तभी सीढ़ियों से मेरिनियन आई और बोली, मिस, आपने जरूरत से ज्यादा कर दिया। आपने मेरे दोस्त को गलत समझा है। माफी मांगिए। दांदीन ने गुस्से में कहा, क्यों माफी मांगू? उसने पहले छुआ। और तुम कौन होती हो मुझसे माफी मांगने को कहने वाली? अपने आदमी को तो संभाल नहीं सकती। मेरिनियन पसीने से भीग गई। तभी बॉडीगार्ड दौड़ता हुआ आया। मिस इत्तो, जैसा आपने कहा था, कैमरे की फुटेज देख ली गई है। स्लो मोशन में ये लड़की ही पहले पास आई थी। मेरिनियन ने कहा, सुना? दांदीन ने मुंह फेर लिया। तो क्या हुआ? शायद मैं फिसल गई और उसने फायदा उठाया। वैसे कौन लड़की अपनी इज्जत पर झूठ बोलेगी? मैं माफी नहीं मांगूंगी। मेरिनियन ने ठंडे स्वर में कहा, तो ऐसा कीजिए, मैनेजर को बोलिए कि वेंग के सभी हाई एंड रेस्टोरेंट्स को सूचना दे दे कि ये लड़की फेक टच के बहाने ब्लैकमेल करती है। इसे सब जगह से बैन कर दे। बॉडीगार्ड बोला, जी मिस, तुरंत संपर्क करता हूं। दांदीन डर गई। ये लड़की है कौन? इतना पावरफुल कैसे? मेरिनियन ने उसका फोटो खींचा। वो बोली, क्या कर रही हो? मेरिनियन ने कहा, मैं वेबो पर डाल दूंगी ताकि सब सावधान रहें। फिर उतो की तरफ मुस्कुराकर बोली, चिंता मत करो बिग ब्रदर, पिछली बार तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। दांदीन घबरा गई। अगर मुझे सब रेस्टोरेंट से बैन कर दिया गया तो मैं अमीर लोगों से कैसे मिलूंगी? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। माफ कीजिए, मेरी फ्रेंड ने ज्यादा पी ली थी, थोड़ी गलतफहमी हो गई। मुझे लगता है अब किसी और घोषणा की जरूरत नहीं है। शाउट ने दिया कि मदद करने के लिए कदम बढ़ाया। क्यों न मैं इस खाने की दावत दूं, दोस्ती के तौर पर? उसने चौंककर कहा, ठीक है। फिर उसने याद दिलाया, अब बेहतर होगा कि तुम इन दोनों से माफी मांगो और चली जाओ। उसने झुककर गहरी माफी मांगी। सॉरी, सॉरी। मेरिनियन शांत होकर फिर बैठ गई और पूछा, आप कौन हैं? मुझे याद नहीं कि मैंने आपको देखा हो, उसने औपचारिक अंदाज में कहा। मैं शाइमा हूं, साउदर्न डिस्ट्रिक्ट से। आपको न पहचानना स्वाभाविक है। मेरिनियन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये कह रहे हैं कि हमें ट्रीट देंगे, क्या तुम तैयार हो? उतो ने तुरंत कहा, जरूर, मैं तो वैसे भी फ्री में खाने आया हूं। उसने फिर पूछा, शाउट, तुम पक्का ट्रीट दे रहे हो? मतलब हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं? शाउट ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मिस, मन चाहा खाओ। शाउट ने आंखों के किनारे से उतो की तरफ देखा, नजर में चुनौती भरी थी। वाइन के घूंट डाले गए, खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। शाउट दूसरी मेज पर बैठा था। सामने मेरिनियन और उतो आराम से खाना खा रहे थे। योजना थोड़ी मुश्किल जरूर थी, मगर असरदार। एक हैंडसम और अमीर लड़का महंगे खाने का मजा ले रहा था, जबकि उसके सामने एक गरीब युवक था जो शायद ऐसे खाने के लिए महीनों काम करे। आखिर लड़की किसे चुनेगी? बस एक नजर ही काफी है। सीधी सादी लड़की तो उसी रात उसकी बाहों में गिर जाएगी, और शर्मीली लड़की थोड़ी नानुकुर करेगी। वैसे भी ये फिश स्लैपिंग तरीका इस यंग मास्टर के लिए कई बार काम कर चुका था। कुछ देर बाद पास की मेज के दोनों लोग उठे और चलने लगे। मेरिनियन खुशी से बोली, चलो भाई, बहुत खा लिया, अब नदी किनारे थोड़ी सैर करें। उतो बोला, ठीक है। शाउट दंग रह गया। बस ऐसे ही चले गए, मुझसे अलविदा तक नहीं कहा। वो जल्दी से उनके सामने आ गया। मिस मेरिनियन, क्या आप टहलने जा रही है? मैं भी फ्री हूं, क्यों न साथ चले? मेरिनियन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? शाउट फिर भी न रुका। मोबाइल निकालकर बोला, तो चलो,
कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। उसने तुरंत कहा। जरूरत नहीं। तभी रेस्टोरेंट स्टाफ आ गया। साहब, आप बिल दिए बिना नहीं जा सकते। स्क्रीन पर रकम दिखी, 3.2 मिलियन। शाउट हैरान रह गया। क्या? सिर्फ एक खाने का बिल 3.2 मिलियन? मेरिनिये ने सीधे कहा, मैंने शुरू से ही पहचान लिया था। तुम सोचते हो थोड़े पैसे से लड़कियों को बेवकूफ बना लोगे? कचरा। 3 मिलियन भी नहीं निकाल सकते? अगर नहीं तो मुझे सिस्टर कहो, मैं भर दूं। शाउट तिलमिला उठा। कमबख्त। उसने हाथ उठाकर थप्पड़ मारने की कोशिश की। किसी ने भी इस यंग मास्टर को मूर्ख नहीं बनाया। तभी एक हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। उतो ने ठंडे स्वर में कहा, तुम झगड़ा करना चाहते हो? उसने शाउट का हाथ कसकर पकड़ा। वो दर्द से चिल्लाया, आह! दर्द हो रहा है? यार, तुम किसके पक्ष में हो? साफ बताओ। उतो शांत स्वर में बोला, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। कोई दिक्कत? शाउट ने हाथ छुड़ाकर कहा, ठीक है, अब तू ही यहां का हीरो है ना? चल, हिम्मत है तो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट आना, तब बताता हूं। मेरिनिये ने उतो का हाथ थामा और कहा, चलो भाई, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा, जितना मुझे इसे बनाने में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। इससे चैनल ग्रो करने में मदद मिलेगी। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना भी ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे कंटेंट लाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मुझे आपके थॉट्स पढ़ना बहुत पसंद है। डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे वीडियोस और सोशल मीडिया लिंक्स भी है, देख सकते हैं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक ऑसम बने रहिए और वीडियो में मिलते हैं। बाय।